औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो पहले आते हैं करप्शन हुकूमती सतह पे क्यों बढ़ी। सिविल सर्वेंट्स के अंदर करप्शन रही है, पहले कम थी, अब कहीं ज़्यादा है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे अब भी नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है। जहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, मतलब सिंपल सा ये समझ लें, वहाँ पे करप्शन के ज़्यादा इम्कानात हैं। उसमें ये होता है कि समटाइम्स जो लोग होते हैं जिनका काम होता है उनके पास, वो एक तो या तो एक्सपीडाइट करने के लिए अपने काम को, क्योंकि अगर उन्होंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए तो ऐसी सूरत में उनके फाइलें शाइलें रोक लेती जाती हैं और उनको वो टाइम पे वो उसको डिस्पोज नहीं किया जाता और उनकी जो अप्रूवल शरूवल जो भी कुछ है वो नहीं दी जाती टाइम पे। तो इसलिए उसको एक्सेलरेट करने के लिए बाज़ का जायज़ उनका काम होता है, तो उनको थोड़ा बहुत आप कह लें कि करप्शन का सहारा लेना पड़ता है और वो ऐसी सूरत में वो करप्शन जो है वो हो जाती है। या फिर कहीं पे ये होता है कि ये जो हमारे यार लोग हैं यानी हमारे पाकिस्तानी शहरी, उनका काम ही नजायज़ होता है। अब वो नजायज़ काम जो है उसको अगर करवाना है तो फिर नजायज़ ज़रिए इस्तेमाल करना। अब असल चीज़ जो टॉपिक है आज का वो है हमारी हुकूमत की सतह पर करप्शन। और इसका मैं एनालिसिस अगर करूं तो मेरा जो एनालिसिस वो ये बनता है कि पाकिस्तान को अगर हम लें तो पाकिस्तान में जब पॉलिटिक्स के अंदर बिजनेसमैन आया है, मैं बिजनेसमैनों के साथ बड़ी माजरत के साथ वो बुरा ना मनाएं क्योंकि सारे बिजनेसमैन ज़ाहिर करप्ट नहीं होते, लेकिन जब ये बिजनेसमैन इसके अंदर आए हैं, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, उस वक्त करप्शन जो है उसको ज़्यादा फ़रोग हुआ है गवर्नमेंट की सतह पे। सिविल सर्विस को तो छोड़ देना, उनके लिए तो महकमे बने हुए हैं जो उनके पीछे लगे रहते हैं, कोई पकड़े भी जाते हैं। कई बार अखबारों में आप देखते हैं कि कोई अरेस्ट हो गया, किसी पे केस हो गया, किसी को सज़ा मिल गई, जिस पे प्रोविंशियल एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है चारों सूबों के अंदर, वो मौजूद हैं, वो एक्टिव हैं, उनकी हर ज़िला के अंदर दफ्तर बने हुए हैं। फिर फेडरल लेवल के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए FIA जो है उनका एक एंटी करप्शन सर्कल है बाकायदा, उसको सीनियर ऑफिसर उनके जो हेड करते हैं, तो वो भी उनका सेटअप भी तकरीबन हर ज़िले के अंदर मौजूद होता है। और वो फेडरल एम्प्लॉइज़ जो भी हैं, जो फेडरल डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, उनकी करप्शन के जो चार्जेस उनके ऊपर लगते हैं, इल्ज़ाम लगते हैं, तो उसको वो बाकायदा इंक्वायरी करते हैं, फिर उनको अरेस्ट भी कर लेते हैं। अगर वाकई उसके अंदर हो तो केस रजिस्टर करके अरेस्ट कर लेते हैं। तो वो तो एक मैकेनिज्म बना। तो मैंने ज़्यादा इस जोर आज दे रहा हूँ हुकूमती सतह। पाकिस्तान में पहले पॉलिटिक्स जो थी उसके अंदर आपने देखा जनरली जो थे ज़मींदार लोग या पुराने सियासी लोग जो हैं वो इलेक्शन में आते थे, इलेक्शन लड़ते थे और उसके बाद वो हुकूमतों में आ जाते थे, मिनिस्टर बन गए, पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, सूबाई असम्बली के मेंबर बन गए। तो इस तरीके से वो वहाँ पे आते थे और उनके जो इश्यूज़ होते थे वो यही होते थे कि उनके इलाके का जो थाना है वहाँ पे जो SHO है उसकी पोस्टिंग उनकी मर्ज़ी से हो जाए, क्योंकि उन्हें छोटे मोटे जो भी अपने वोटर्स के काम करवाने हैं ताकि वो कंफर्टेबली वो हेल्प आउट कर सके उनको, चूँकि कल को वोट लेना है तो फिर उन्हीं लोगों ने वोट देना है और उन्हें कहना चाहिए कि आपने हमारा फलां वक्त में काम नहीं किया था। तो ये एक इशू है, ये पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के मुल्क, ये बहुत सारे ममालिक जहाँ पे ये आम आदमी जो है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको फिर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलेक्टेड उनका सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, एक तो उनका ये होता था, फिर ये कि ज़िले का SP, ज़िले का डिप्टी कमिश्नर, बाकी जो अफसर है, महकमा खुराक का अफसर है, महकमा एनवायरनमेंट का अफसर है और लेबर डिपार्टमेंट है, इस तरह के जो महकमे हैं जो ज़िला लेवल पे हैं, उनके जो अफसरान हैं वो उनकी मर्ज़ी के लग जाएं या फिर उनकी बात माने या उनकी बात सुने, ये ज़्यादा से ज़्यादा होता था। और अगर कोई खाल को करप्शन करता भी था तो एक तो ये कि उस वक्त मीडिया इतना प्रोएक्टिव नहीं था, वाइब्रेंट नहीं था, तो वो लाइमलाइट पे नहीं आती थी चीज़ें, जो कि इक्का दुक्का वहाँ पे जो थोड़ी बहुत करप्शन होती होगी, ज़रूर होती होगी, लेकिन इतने वसी पैमाने पे, वसी स्केल पे करप्शन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं। मेन चीज़ ये है कि जब सियासत के अंदर बिजनेसमैन आया है तो बिजनेसमैन के बारे में एक ज़हन में रखिएगा कि वो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। वो किसी के साथ भी, किसी भी सरकारी अफसर तो बहुत बड़ी बात है ना, ऊपर का अफसर, वो एक छोटा मुलाजिम जो है जो उनकी फैक्ट्री पे जाता है उसको बिठा के वो चाय ज़रूर पिला देते हैं और थोड़ा बहुत कोई गिफ्ट, उनकी फैक्ट्री में जो कोई चीज़ बनती है वो उसको ज़रूर दे देते हैं। वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बिजनेसमैन जो है फड्डे के मूड में नहीं होता, कन्फ्लिक्ट के मूड में नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम ये करेंगे तो नोटिस आएंगे, फिर उसके बाद हमें वकील करने पड़ेंगे, फिर
कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे, फिर एक उनकी जो डाइवर्ट होगी उनकी अटेंशन, जो बिजनेस की तरफ फोकस करना है वो हट जाए। तो इन शॉर्ट जो बिजनेसमैन है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो उसका फोकस होता है कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। जब ये लोग सियासत में आ गए, मिनिस्टर्स बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए और इवन प्राइम मिनिस्टर भी बने उनमें से, उन्होंने गवर्नमेंट को भी उस तरह चलाने की कोशिश की। उन्होंने उसको भी एज बिजनेस लिया, एज बिजनेस यूनिट के तौर पे लिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के फंक्शंस को, और वहाँ पर भी उन्होंने दे दला के कुछ अपना फ़ायदा किया, कुछ दूसरों का फ़ायदा किया, और इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर वो जो करप्शन की जो चार्जेस लगते हैं, जिसके ऊपर कई आपने देखा नेब के अंदर या एंटी करप्शन के अंदर या FIA के अंदर अभी भी केसेस जो हैं चल रहे हैं, जो कि या इंक्वायरीज चल रही हैं। वो सारी वजह यह है कि वो मिल मिला के सारे चूँकि बिजनेसमैन हैं वो इसको भी एज बिजनेस समझते रहे और करप्शन को तो वो करप्शन समझते नहीं रहे ना, तो उन्होंने इसको एज बिजनेस समझते हुए एक हिस्सा बांटा आपस में, और हिस्सा बांटने के बाद उन्होंने फिर क्या किया कि वो जो भी करप्शन किया वो की है, जिसके चार्जेस अभी मैंने पहले जिक्र कर दिया कि चल रहे हैं, लग रहे हैं, और अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हो रही हैं, कई अंडर ट्रायल हैं, कई रेफर्स अंडर ट्रायल हैं। तो ये जब ये आया तो ऐसी सूरत में फिर क्या हुआ कि जब बिजनेसमैन जब हुकूमत में आए, पॉलिटिक्स में आए, तो गवर्नमेंट लेवल पे जो है, हुकूमती लेवल पे करप्शन जो है बड़ी वसी हुई, और फिर वो थोड़ी बहुत नहीं, एक सिविल सर्वेंट जो है तो थोड़े बहुत पैसे लेता है ना, हाल तो उसको वो भी नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो थोड़े बहुत पैसे लेता है और साथ डरता भी रहता है। जब गवर्नमेंट लेवल पे करप्शन आई तो ऐसी सूरत में फिर क्या हुआ, उन्होंने खुल खुला के करप्शन की और मिल बांट के खाया, हिस्से भी दिए आपस में जो साथी हैं उनको मिल मिला के। और उसके बाद फिर एक रिवाज ये भी आया कि किक बैक्स जो है उन्होंने ली। पहले तो पाकिस्तान के अंदर वो डालते थे, वो फिर पिछले उनका एक्सपीरियंस हुआ कि ये पकड़ा जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, किक्स बैक्स जो हैं मुख्तलिफ सप्लायर से, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कंपनी जो वहाँ पे लगा रही है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, वो मुल्क से बाहर ही उनको उनके अकाउंट्स के अंदर वो उनके किक्स बैक्स या रिश्वत जो कह लें या जो भी कह लें वो ट्रांसफ़र हो जाती रही, और पाकिस्तान के उनके जो बैंकिंग सिस्टम उसके अंदर वो चीज़ें आई ही नहीं हैं। तो ये एक नया एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया ताकि पाकिस्तानी जो बैंकिंग सिस्टम है या डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ आए ना और ना ही को क्वेश्चन करे। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स जो है या लिविंग बियॉन्ड नॉन सोर्सेज जो है, इसके चार्जेस कई सियासतदानों के ऊपर लगे हुए हैं। हुकूमती सतह पे जो करप्शन का इजाफा हुआ है उसकी मेन रीज़न मेरी एनालिसिस के मुताबिक वो बिजनेसमैन का सियासत में आना और हुकूमतों में आना है। और वजह मैंने बता दी कि बिजनेसमैन हर चीज़ को एज बिज़नेस लेता है, और जब बिज़नेस लेता है तो उसमें कुछ ले और कुछ दे होता है, उसमें प्रॉफिट होता है, उसमें कमीशन होता है, सब कुछ होता है। तो वो उसी को फार्मूले को अपने उसी बिज़नेस मॉडल को उन्होंने हुकूमतों के अंदर भी अप्लाई किया, सियासत के अंदर भी अप्लाई किया, किसी ओहदे पे पहुंचने के लिए भी अप्लाई किया उन्होंने। तो इस वजह से हुकूमती सतह पे जब से हमारी जो सियासी गवर्नमेंट्स आई हैं, आप देखें जो भी इलेक्शंस के ज़रिए आई हैं, उनके ऊपर चार्जेस जो हैं या इल्ज़ामात जो हैं करप्शन के बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इसका रीज़न तो ये। अब मैं मुख्तसर सा नेब के ऊपर बात कर लेता हूँ। मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ उसके ऊपर अमेंडमेंट्स की बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ नेब जो है उसको इफेक्टिव ही रहने देना चाहिए। उसके अंदर चंद एक तरामीम की ज़रूरत है, और नेब की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। यानी सबसे पहले तो उसके इख्तियारात को हम ले लेते हैं। एक तो वो जो रिमांड है 90 डेज़ का, ये बहुत ज़्यादा है, इसको रिविज़िट करना चाहिए, इसको कुछ कम करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए इतने दिन तक एक आप नज़रबंद को या एक आप कह लें कि गिरफ्तार शुदा शख्स को रखेंगे अपने पास, तो उसमें दो तीन चीज़ें, एक तो अपने एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, आपको ज़ाहिर है आपने उसको वहाँ पे रखा हुआ है, आप उसके खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे अगर घर से उसको फैसिलिटी नहीं है। इसी तरह आप उसकी लुक आफ्टर भी करेंगे, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप उसको देंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे है। जब वो गवर्नमेंट की कस्टडी में है, यानी नेब की कस्टडी में है, तो वो गवर्नमेंट की कस्टडी में। जब गवर्नमेंट कस्टडी में है तो उसके साथ जो भी कुछ होना है, अगर उसकी बीमारी होनी है तो वो भी सरकारी इलाज होना है। फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, कोर्ट में लेके जाना आना, फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए बंदे आपने लगाए होंगे, वो उसके एक्सपेंस पड़ते हैं। एक तो ये, और प्लस ये कि वो जो शख्स है बेचारा, वो खाम खा देखें ना, आप 90 दिन तक आप उसको रखा हुआ है आपने अपने पास, और उसके बाद फिर जुडिशल लॉकअप में चला जाता है। तो पहली चीज़ तो कि अरेस्ट उसको करें जो बड़ा ज़रूरी है, जो तावन ना करो,
क्योंकि अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, ये ज़हन में रख लीजिए। ये इन्वेस्टिगेशन अफसर की स्वाबदीद होती है। अगर कोई ऐसा मुलज़म जो तावन ना कर हो तफ्तीश के अंदर, यानी आता ना हो, तफ्तीश के लिए पेश ना होता हो, भाग जाता हो, टाइम पे आता ना हो, तो उसको गिरफ़्तार करना पड़ता है और करता है वो उसको गिरफ़्तार। नंबर 2, फिर उसको वो हथकड़ी भी लगाता है अगर भागने का चांस उसका हो, चूँकि हथकड़ी लगाना भी स्वाबदीद है इन्वेस्टिगेशन अफसर का। अगर वो महसूस करे कि ये भाग सकता है तो फिर हथकड़ी लगाना ज़रूरी है। अगर उसको यकीन हो कि ये भागेगा नहीं तो फिर हथकड़ी लगाना ज़रूरी नहीं है, किसी की तजलील करना ज़रूरी नहीं है। तो एक तो ये कि जो इसको खामखा की अरेस्ट, पहली चीज़ तो ये गवर्नमेंट को मैं कहूँगा, जो भी मुतलका जो वजारत कानून है, कि इसको ज़रा रिविज़िट करें कि एक तो अरेस्ट के ऊपर खामखा अरेस्ट ना किया जाए, और दूसरा ये कि ये जो उसका फिज़िकल रिमांड है 90 दिन का, इसको कम किया जाना चाहिए। और आपको एक चीज़ बता दूं कि अंडर क्रिमिनल लॉ चाहे मर्डर केस हो तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का रिमांड होता है, 2 वीक्स रिमांड होता है फिज़िकल टू इन्वेस्टिगेशन अफसर। उसके बाद जुडिशल लॉकअप में वो चला जाता है और फिर जब तक उसकी बेल नहीं होती वो वहाँ पे रहता है। एक तो इस पर गौर करें। दूसरा ये है कि जो बेल का अख्तियार है वो ट्रायल कोर्ट के पास ज़रूर होना चाहिए। इस वक्त नेब ऑर्डिनेंस जो है 1999 का वो बिल्कुल खामोश है इसके ऊपर। बेल का उसके अंदर कोई जिक्र ही नहीं है, किसी कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है। इसी वजह से फिर वो जो हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199, जब कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो तो फिर आर्टिकल 199 के तहत आप हाई कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन डालता है, और उस अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए फिर हाई कोर्ट उनकी बेलें ले रही हैं, जिन लोगों की बेलें अभी तक हुई हैं नेब लॉ के तहत जो अरेस्टेड थे। तो ये बेल का राइट जो है, ये राइट ना मैं कहें बल्कि ये अख्तियार जो है, बेल का जो अख्तियार है, ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, जिनको आम ज़ुबान में नेब कोर्ट्स कहते हैं, उनको देना चाहिए, ताकि मेरिट पे अगर वो महसूस करें किसी स्टेज पे आके कि जो इसको अननेसेसरी जेल में हम ना रखें, और क्योंकि ट्रायल जो है पता ही कितना सा चलना है। अब देखें ना, एक आदमी जो है उसका केस का फैसला 3 साल बाद होता है। अब 3 साल बाद अगर उसकी बेल नहीं हो पाती और बाद में वो बरी हो जाता है अगर उस फैसले में, तो वो 3 साल किस खाते में गए? उस बेचारा वो जो बरी हो गया वो तो, लेकिन 3 साल उस जलील भी हुआ, परेशान भी हुआ, फिज़िकल दिक्कतें भी हुई, उसकी फैमिली जो है वो भी मुतासर हुई, बदनाम भी हुई, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुई, वो किस खाते में जाएगी? तो इसलिए अरेस्ट के लिए एक बाकायदा कोई SOP बनाएं और उसको बाकायदा आला सतह पे उसको अप्रूव किया जाए, ताकि उसमें वायलेशन ना हो कि किन सूरतों में अरेस्ट करना ज़रूरी है। और दूसरा, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं उनको बेल का अख्तियार दे दिया जाए, ताकि लोगों को हाई कोर्ट में फिर ना जाना पड़े। अदरवाइज़ फिर हाई कोर्ट, आपको पता है, पहली बर्डन बहुत है उनके ऊपर कामों का, बहुत सारे काम वहाँ पे चल रहे होते हैं, पटिशन्स हैं, अपीलें हैं, जिसके ऊपर वो हियरिंग कर रहे होते हैं ऑनरेबल जजेस। और फिर हाई कोर्ट में आपको पता है जजेस भी थोड़े हैं। तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट रेलेवेंट जो है, अगर वो महसूस करे तो वो बेल एप्लीकेशन अगर कोई दे तो उसको रिव्यू कर सकता है और फैसला वो कोर्ट कर सकती है। तो एक तो ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद आ जाता है जी कि जो डिस्क्रिशन है नेब के ऑफिसर्स का, किसी भी बंदे को पकड़ लेना, किसी को भी बुला लेना, वो ज़रा बड़ा उसको असेस करने की ज़रूरत है कि भी हर जो बंदा जो है उसको खामखा ना बुला लिया जाए। इसके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो आएगी उनके मुतलका जो डायरेक्टर जनरल हैं उस रीजन के, नेब के, उनको SOP को ऐसी बनाया जाए कि वो उसको अच्छी तरह रिव्यू करें। खामखा कोई भी इन्वेस्टिगेशन अफसर किसी को ऐसे खामखा तंग करने के लिए ना बुला ले। तो ऐसा चूँकि हमारी सोसाइटी इसमें बाज़ का हो जाता है ऐसा। इसी तरह ऊपर फिर एक चेयरमैन साहब जो है, उनको वो उसको बड़ा क्रिटिकली रिव्यू करें कि भी कोई जो शख्स है अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी खोलनी है तो वो अच्छी तरह उसको, हाल दो अप्रूवल तो उन्हीं से होती है अभी भी, एग्जेक्टिव जो उनका बोर्ड का उसका जो मीटिंग होती है उसके अंदर वो उसका फ़ैसला होता है किसी के खिलाफ इंक्वायरी खोलने का, फिर उसको ट्रांसफ़र करने का एज रेफरेंस के तौर पे इन्वेस्टिगेशन का, फिर अरेस्ट का फ़ैसला भी वहीं पे अप्रूवल होती है आमतौर पे। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बाकायदा एक मैकेनिज़्म बनाया जाए, SOPs बनाए जाएँ जिस पर सख्ती से अमल हो और डिस्क्रिशनरी इख्तियार कम किया जाए ऑफिसर्स का, ताकि ये जो लोग हैं वो एक प्रोटेक्टेड फील करें। ऐसा कोई शख्स जो है जिसको खामखा, जिसने कुछ नहीं किया हुआ और बाद में साबित हो कुछ भी नहीं किया, तो वो खामखा बेचारा परेशानी का शिकार ना रहे। मैं ये चंद एक बातें करना चाह रहा था, अब मैं इस टॉपिक को यही ख़त्म कर देता हूँ। और उसके बाद अच्छा, अब ये ज़हन में ज़रूर रखिए कि जब गवर्नमेंट लेवल पे करप्शन बढ़ी है तो उसका फिर इम्पैक्ट जो है
वो सिविल सर्वेंट्स पे भी हुआ है कि वहाँ पर भी बढ़ी है उस हिसाब से ना। जब ऊपर आपने देखा मॉनिटर करने वाले जो मिनिस्टर्स हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आवाम के, अगर वो इस पर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो सर्टनली फिर जो रेलिवेंट जो वहाँ पे बैठा सिविल सर्वेंट है वो भी अट्रैक्ट होता है उससे फिर तो उसके हर कई अवामिल है, उसको हम रिव्यू करेंगे किसी स्टेज पे। तो इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।